अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खालिद उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर, मिसिसागा, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूं और वो मौजू है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियां, वीज़ा पाबंदियां, बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन प्लान्स और उसके असरात। क्या अमेरिका ने वाकई 75 मुल्कों के लोगों के वीज़े रोक दिए हैं? क्या बड़े डिपोर्टेशंस कनाडा की सरहदों पे बहरान ला सकता है? आइए तफसील से जानते हैं, क्योंकि ये तो काफी पुरानी खबर हो चुकी है कि जी 21 जनवरी से जो है इन्होंने एप्लीकेबल था। ये 75 मुल्क थे, उसमें मोस्टली जो थे करेबियन के और साउथ अमेरिका और साउथ एशिया के 2-3 मुल्क, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन सब के ऊपर उन्होंने जो भी बातें, तो ये सब बातें जो है पुरानी हो चुकी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ नजरिए से बना रहा हूँ। क्या इसकी वजह से कनाडा की सरहदों पर बहरान आ सकता है? क्या उसके इफेक्ट्स में जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, क्योंकि सख्तियां वहां हो रही हैं, तो होता क्या है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसके पूरी दुनिया में जहां असरात हैं उससे कहीं ज्यादा असरात जो है ना कनाडा पे होते हैं। यहाँ की बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो उसको मद्देनजर रख के बनाई जाती है। तो देखना यह है कि क्या कनाडा की सरहदों पे भी बहरान आ सकता है। आए तफसील से जानते हैं जी। तो पहले हम लेते हैं ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का अमूमी जायजा। ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका ने 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजे जारी करना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया है। अच्छा, ये जो है इसमें इंटरव्यूज हो रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जिनके इंटरव्यूज की डेट आई हुई थी, लेकिन उसके ऊपर वेटिंग बढ़ गई है। और जो भी है, ये पुरानी खबरें हो चुकी हैं, लोगों को बहुत सारा पता है। जो इसके अंदर डायरेक्टली इंटरेस्टेड है उनको पता है कि क्या चीज चेक होगी, किसी ने जो स्पॉन्सर है उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो वो सारी बातें क्लियर है। तो मैं उसमें ज्यादा इन डिटेल उस पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो इन मुल्कों में कौन से? अफ्रीका है, करेबियन और मशरक वस्ता के कई ममालिक शामिल हैं। तो इस इकदाम का या जो ये कदम उठाया गया उसका मकसद कहा गया है कि लाखों इमिग्रेंट्स जो हैं उनके कानूनी तौर पर वेटिंग का जो एक अमल होता है उसको मजीद सख्त और मजीद तस्दीक वगैरह करके अमेरिका में जा सके। ये तो पुरानी बातें हैं। आइस जो है उसने ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं जिसमें हजारों इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार, और आइस अमेरिका ने बड़े पैमाने पर डिपोर्ट करने की कार्रवाइयां जारी हैं। ये पॉलिसियां सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पर नहीं बल्कि कानूनी वीजा उम्मीदवारों और मुस्तकबिल के इमिग्रेंट्स के पर भी असर डाल रही है, जो बड़ी तब्दीली है। तो वीजा पाबंदी का मतलब क्या है? वीजा पाबंदी का मतलब यह है कि जो 75 ममालिक के लिए वीजा बंदिश, इस फैसले से तकरीबन निसफ कानूनी इमिग्रेंट्स के रास्ते बंद हो सकते हैं, जिनमें अफ्रीका, मशरिक वस्ता और कई तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं। तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली वो अपनी एक इंटरनेशनल पॉलिसीज को चेंज करना चाहते हैं। और यकीनी बात है, हमारे मुल्कों से जो भी लोग अप्लाई करते हैं, जो वहाँ सिटीजन बन गए हैं या ग्रीन कार्ड हो गए हैं, तो इस तमाम में सभी नंगे हैं। मोस्टली तो स्ट्रेट केसेस होते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोचे भी होते हैं कुछ केसेस में। तो उन्होंने कहा कि भाई, और जिस तरह अमेरिका के अंदर एक इमिग्रेंट्स की और जो सिटीजन हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको एक ही उससे लाठी से हाँकने वाली बात नहीं है, लेकिन सिस्टम का फायदा उठाया जाता है किसी भी फॉर्म में। तो उसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि इस तरह ब्राजील, अफ्रीका या ईरान या अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, तो इमिग्रेंट वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें अनलिमिटेड जिसे कहते हैं ना, ताखीर होगी, वेटिंग होगी, चेकिंग होगी। बेसिकली जो है वो एक मैस डिपोर्टेशन का प्लान कर रहा है। क्या अमेरिका, जिस तरह बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आती हैं कि क्या मैस डिपोर्टेशन की प्लानिंग हो रही है, और ऑब्वियसली ये जो प्लान बनेगा वो कनाडा के साथ जो भी वहां पर प्लान बनेंगे वो कनाडा के साथ जो ताल्लुकात है वो भी मुतासिर करेगा। ऑब्वियसली मैस डिपोर्टेशन यानी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को वापस भेजना, ये अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी का एक हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक, इंसानी हकूक ग्रुप्स ने शदीद एतराज भी किया, लेकिन ट्रंप बाबू किसी की सुनते नहीं है। आपको भी पता है ट्रंप बाबू की जो इस वक्त इंतजामिया है या उनकी टीम जो उनके साथ चल रही है, तो इसका कनाडा पे क्या असर हो सकता है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बेसिकली जो बना रहा हूं। कुछ यूट्यूब चैनल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से कनाडा पर सरहदी बुरहान आ सकता है। ऑब्वियसली इस तरफ लोग जो है मूव करेंगे, इस तरफ नॉर्थ की तरफ जो है लोग जाएंगे। इससे अमेरिका में जब भी कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे वो वियतनाम की वॉर में वो जो ड्राफ्ट वगैरह हुआ करता था, भर्तियां हुआ करती थी,
तो बेतहाशा लोग इस तरफ आए। अमेरिका में जब भी होता है काफी अमेरिकन जो है यहाँ के फिर पॉलिटिकल असाइलम वगैरह लेते हैं, जो सिटीजन है, जो बाय बर्थ है, वो सब कुछ है। तो इस तरह के केसेस में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो यकीनी बात है कि हर एक को डूबते का तिनका वो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो इसके बाद आखिर में नीचे मैक्सिको में तो जा नहीं सकते, तो आएंगे वो फिर इसी तरफ ही। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी हिजरत या सर्दी बुरान फौरी तौर पर हो जाए। यह ऑब्वियसली क्या सहराइयां तो कही जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और कनाडा के जो भी ताल्लुकात है उसमें ना, उसकी वजह से इमिग्रेशन, क्योंकि ट्रंप बाबू जो है वो लगाते ही ये है, आई मीन ब्लेम ही कनाडा को ये देते हैं कि वहां पर बकौल उनके के ड्रग्स जा रही हैं, उनके बकौल के आर्म्स जाते हैं, हालांकि आर्म्स वहां से इधर आते हैं या वरेवर, और इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से जाते हैं। तो उनको अच्छा खासा उन्होंने इधर पे ना कनाडा की तरफ प्रेशर डाला हुआ। उसकी वजह से कनाडा और अमेरिका के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं। इसलिए कार्नी बाबू जो है वो चाइना भाग के गए थे, और अब उसने धमकी दे दी है कि वो 100% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगा देगा अगर हमने जरा से भी, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जरा से भी कोई फर्दर कॉन्टैक्ट्स वगैरह बढ़ाए। तो ये वहां की इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या उनका टारगेट्स हैं, तो अब समझ नहीं आती है। तो आखिर ये तमाम तब्दीलियां क्या मानी रखती हैं? ऑब्वियसली अमेरिका का जो इमिग्रेशन का जो पैथवेज है या जो रास्ता है वो सख्त होता जा रहा है। बहुत से वीजा कैटेगरीज पर पाबंदियां हैं। डिपोटेशन प्लानर ने इमिग्रेंट्स में खौफ बढ़ा दिया है। जो भी डिपोटेशन के जो उनके प्लान्स हैं, इमिग्रेंट्स में काफी खौफ, आई मीन दे पीपल आर स्केर्ड, इवन द सिटीजंस आर स्केर्ड। अगर किसी ना कोई छोटा मोटा, तो मैंने कहा ना कि समाज में सभी नंगे हैं, तो हर एक ने कोई ना कोई, किसी का नामों का चक्कर है, किसी का कुछ चक्कर है, किसी का डेट ऑफ बर्थ का चक्कर है, किसी का कुछ चक्कर है, किसी ने किस तरह ग्रीन कार्ड लिया था, आज वो सिटीजन तो बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक ना खौफ का अंसर पैदा हो गया है। उसकी वजह से यहां पर असर ये जरूर पड़ सकता है कि जो पूरी, क्योंकि अमेरिका बहादुर है, अमेरिका बादशाह है, तो जो उसकी पॉलिसीज होती है उसकी वजह से पूरी दुनिया, इवन ईस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है और कनाडा पर्टिकुलरली जो है, इनको अपने जो इमिग्रेशन सिस्टम है इसको मजबूत करने की जरूरत पड़ रही है, और काफी यहां भी चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं और आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा इमिग्रेशन में सोच रहे हैं तो ये वक्त समझदारी से प्लानिंग का है। हमें ना ऐसा नहीं है कि बस जी टिकटॉक की ब्रॉड के ऊपर जो लोग बैठे हुए कि जी अमेरिका का वीजा लग जाए, अमेरिका का वीजा लग जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वीजा अप्लाई करने से पहले ना यू मस्ट नो, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है, क्योंकि ये 75 मुल्कों का तो सारी दुनिया को पता है मैं क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एक तो इसके असरात क्या होंगे कनाडा के ऊपर, और दूसरी बात यह है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पहले देखें कि इस वक्त हवा क्या चल रही है। अक्सर अभी एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने, उनकी दूसरी शादी है, उन्होंने किसी बंदी से वहां शादी की है, और इससे पहली वाली शादी में भी उनके ऊपर एक आध केस भी था। आई मीन बीबी ने बुलाया था जब उनकी तलाक वलाक हुई थी, तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या मैं अप्लाई करूं? तो मैंने कहा भाई हाथ हौला रखो, अभी जब तक ये प्रेजेंट रिजीम है हाथ हौला रखे। तो मेरी वीडियो जो बनाने का मकसद यही है कि इस वक्त अमेरिका की तरफ तो बिल्कुल, आई मीन उसके ऊपर तो लगा दे डू नॉट एंटर का बोर्ड, कि उस तरफ हमें जाना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी वहां जाके कर नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 कि और उसकी वजह से कनाडा के अंदर जो पॉलिसीज हैं वो दिन ब दिन इंतहाई सख्त होती चली जा रही हैं, कि विजिट वीजे पे आके यहाँ पर अगर कोई सीरियस इरादा है, प्लान सेट है, सिर्फ ये कि जी वहां जाकर देखा जाएगा, वहां जाएंगे तो देखेंगे, या वहां जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उस पॉलिसीज को लेके आके ना चढ़े। तो यकीनी बात है जो भी आप फैसला करें उसके लिए किसी ना किसी एक अच्छे लॉयर से, कंसल्टेंसी, टिकटॉक पे जो ब्रॉड पे लोग बैठे हुए हैं जुम्मा 8 दिन के, उनसे मशवरा ना लें। तो जो भी आप फैसला करें अपने मुस्तकबिल के, जो भी आपकी जो प्लान्स है उसके हिसाब से इसको फैसला करें। अब मैं इसके साथ वीडियो एक अटैच करूंगा, मुझे उसका निकालना होगा कि जो सख्तियां वहां पर हुई हैं, क्या कनाडा में भी इतनी ही सख्तियां हो रही हैं? जी वीर, अब बात करते हैं उनकी, जो वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये है कि क्या कनाडा के अंदर भी इतनी ही सख्ती होगी जिस तरह आजकल अमेरिका में हो रही है। क्योंकि हालिया रिसेंटली जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, कनाडा में तकरीबन 5 मिलियन लोगों के वर्क परमिट, स्टडी परमिट, वीजे अगले 1 साल के अंदर खत्म होने वाले हैं, एंड लाइक बाय द एंड ऑफ 2026। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिलियन लोग एक ही दिन में गैर कानूनी हो जाएंगे, ये सबको निकाल दिया जाएगा।
बिल्कुल वीजे एक्सपायर हो रहे हैं, ये तादाद सिर्फ इन लोगों की जिनके कागजात एक वक्त में से ज्यादातर लोग जो हैं रिन्यू करा लेंगे, अपने कागजात वक्त पर रिन्यू करा लेंगे, एक्सटेंशन ले लेंगे, रेस्टोरेशन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि 100% 5 मिलियन के लोग जो है ना, एक बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया में होता क्या कि बहुत ज्यादा ना शोर शराबा शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो, और अगर क्या नाम है, उनके जब एक्सपायर वर्क परमिट होंगे तो उसकी एक्सटेंशन भी मिल जाती है, किसी ना किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में दाखिल हो जाएंगे। यानी कि ये ऐसा नहीं कि अचानक निकाल देने वाली सूरत हाल हो, और ये कोई डिपोटेशन लिस्ट भी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसके ऊपर खास तौर पे इस वजह से मुझे बनानी पड़ रही है कि कई लोगों ने मुझे इस तरह करके पूछा कि क्या यहां पर इस तरह का हो जाएगा। अब रह गई बात कि क्या कैनेडियन इसके सीबीएसए के पास, क्या यूएसए जैसी इतनी ताकत है, या इतने लोग हैं, या इतना ही स्ट्रांग निजाम है, या इतने सीबीएसए के पास एजेंट्स हैं कि ये लोगों के घरों पर जाके, जैसा मिनियापोलिस में या मिनीसोटा में आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल किस तरह वो छापों पे छापे पड़ रहे हैं, पकड़ दकड़ हो रही है, और वहां पर उनके पास पूरी लिस्ट है, उनके पास पूरे फोन नंबर है, वो किस तरह ट्रैक करते हैं, वो इतनी ज्यादा मुनज्जम तरीके से काम कर रहे हैं, और वो केस बाय केस के ऊपर चल रहे हैं। एक मेरे जानने वाले ने मुझे बताया कि किस तरह उनके स्कूल में टारगेट किया उन्होंने एक स्टूडेंट को, और पता लगा कि उसका जो है ना वीजा एक्सपायर हुआ था और वो वहां पर अभी भी पढ़ रहा था। इसी तरह जो वहां के मॉल्स वगैरह में या किसी के घरों पे जाते हैं तो उनके पास एक टारगेटेड वो होती है, बुरा चलते भी पकड़ते हैं, लेकिन ये चीज कनाडा में ना तो इतनी इनके पास स्ट्रेंथ है, ना इनके पास इतने, ये बढ़ा रहे हैं, इन्होंने एलोकेट किया है डिपोटेशन के लिए, एक्स्ट्रा मनी इन्होंने एलोकेट किया है। तो यहाँ पर ऐसा जो है ना, एक आध केसेस हुए हैं कैलगरी वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर बड़े पैमाने पर छापे पड़ते हो ना, और यहाँ पर सड़कों पर पकड़ दकड़ भी नहीं होती है। कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना, बड़ा मैनेजेबल है, ये खौफ और इंतशार नहीं फैलाता। फिर कौन लोग खतरे में होते हैं यहाँ पर, फिर कौन से लोग होंगे जो खतरे में रहेंगे? अब सवाल ये है कौन लोग वाकई खतरे में होते हैं। तो ये बात यानी कि वन शुड नो, मेरी वीडियो को देखें तो उनके दिमाग में ये रहे कि सबसे ज्यादा खतरा वो लोग हैं जिनके केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं, उनकी रेफ्यूजी असाइलम, रेफ्यूजी की पनाह की जो भी दरख्वास्त थी, अपील वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो वो लोग खतरे में हैं। उनकी परा भी खत्म हो गई है, कोई उनकी नई दरख्वास्त भी नहीं लगी हुई है, कई महीने या कल साल से बगैर स्टेटस के वो रह रहे हैं। तो सीबीएसई ऐसे लोगों को नोटिस भेज सकती है। तो ये एक दरमियाने दर्जे का खतरा है, जिसके वीजे खत्म हो गए लेकिन अभी 90 दिन के अंदर अंदर हैं, तो रेस्टोरेशन दायर कर रखी है, या जिन्होंने रेस्टोरेशन दायर कर रखी है, तो ये लोग खतरे में तो हैं, मगर फौरन पकड़े नहीं जाते हैं। सबसे कम खतरा किनको है, ये बात हमेशा याद रखें। सीबीएसई उसे नहीं हाथ लगाती जिसकी एप्लीकेशन चल रही हो, या जिसका कोई विजिटर रिकॉर्ड या वर्क परमिट एक्सटेंशन या रेस्टोरेशन या अपील या एचएनसी, मेरे दिमाग में जबान पे प्रा या पीआर फाइल हो चुकी हो। तो कनाडा के अंदर एक लीगल प्रोसेस है, जब तक कोई दरख्वास्त इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट में या वहां पर दाखिल हुई है और वो फाइल अभी मूव हो रही है, तो ऐसा नहीं होता कि पीछे करना शुरू कर दे। तो और 5 मिलियन में कितने लोग वाकई खतरे में हैं? हकीकत ये है कि 5 मिलियन में से 80-90% लोग जो है ना अपनी कानूनी हैसियत अपने वक्त के साथ बढ़ा लेंगे, या वो किसी न किसी प्रोग्राम में चले जाएंगे। इसमें ना जो 10 से 15% लोग हैं जो ना बिल्कुल ही कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, ना तो अपने वक्त पर फाइल लगाते हैं। अगर कोई इमिग्रेशन में, हमेशा यहाँ पर कहता हूँ कि बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की तरफ से या सीआरए की तरफ से अगर कोई मेल आती है तो उसको ऑनर करें। उनके एड्रेसेस वहां पर गलत होते हैं, पीछे क्या फैसला हो रहा है आपको पता ही नहीं है, वन साइडेड फैसला हो चुका है, आपने अपना फोन नंबर ही नहीं अपडेट किया, और वो कई सालों से खामोशी से बैठे हुए हैं, तो वो लोग वाकई खतरे में हैं, और कार्रवाई भी इन्हीं लोगों के बारे में होती है। और ये I won't say कि they are in hundreds and thousands, maybe 30-40,000 होंगे। कनाडा एक ऐसा मुल्क नहीं जहां एक दिन में लोगों को पकड़ कर निकाल दिया जाता हो। स्टेटस अगर सीधा है तो यहाँ का सिस्टम कानूनी है, मुनज़्ज़म है, और लोगों को पूरा मौका दिया जाता है। तो असल हल इसका क्या है कि
अपने कागजात को वक्त पर रिन्यू करें। रेस्टोरेशन के जो भी पेपर्स हैं 90 डेज के अंदर एक्सपायरी से पहले पहले इसको अप्लाई कर दें। अगर केस रिफ्यूज हुआ है तो अपील या दूसरी फाइल डालें, और अपना फोन और अपना जो भी एड्रेसेस वगैरह है सबको अपडेट करें और सिस्टम के अंदर रहें। जब तक आप सिस्टम के अंदर हैं, ये जो होता है ना कि जी बिल्कुल इग्नोर कर देना हर चीज को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और आखिर में अगर आपका फैसला हो जाता है, यू हैव टू गो, you have to go. If you have lost PRA, you have lost HNC, you have lost appeal, everything। मैं refugees की बात कर रहा हूँ। इस तरह वर्क परमिट का इसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन भी आ गई, आपने किसी दूसरे सिस्टम में नहीं गए, दूसरे प्रोग्राम के अंदर नहीं गए, तो ऑब्वियसली जो है यू हैव टू लीव। तो दोस्तों असल हकीकत 5 मिलियन लोगों को निकालना ना मुमकिन है, ना प्रैक्टिकल, ना कनाडा की पॉलिसी। कनाडा हमेशा कानूनी मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। तो चलें वियर, ये एक वीडियो थी, मैंने दोनों जगह का कंपैरिजन किया है कि अमेरिका के अंदर जो सख्ती है कनाडा में ऐसी सख्ती नहीं होगी। हाँ, वहां जो पकड़ दकड़ होगी, वहां जब पकड़ दकड़ हो रही है तो इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पर जरूर पड़ेगा। तो जो लोग पहले ही ऑलरेडी लटके हुए हैं, फिर उनके केसेस जब होंगे, हमें रिजेक्ट होंगे, तो एक वो हवा सी बन जाती है। जिस तरह मैं आजकल लोगों को मना करता हूँ कि भाई, अक्सर लोग जो है कि जी हम अप्लाई करें कैन यूएसए के लिए, तो मना करता हूँ कि नहीं करें भाई। इसी तरह भी एक मैं इस दौरान में देखा होगा, मैं हाथ से बारी बारी यूं कर रहा हूं, तो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हमें असाइलम है, तो किसके ऊपर करें, कैसे करें। इस साइड को छोड़ दें, इस साइड पे हल्का हौला हाथ रखें। चलें वियर, मैं कमर्शियल रियल्टर हूं, मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता हूं आखिर में, किसी को कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। मेरे फेसबुक के पेज को, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो किसी भी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर डायरेक्ट हो जाऊँ। मुझसे बहुत सारे लोग जो है फ़ोन नंबर वगैरह मांगते हैं। आखिर में मैं एक और डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये अपनी जनरल नॉलेज के ऊपर या इधर उधर से खबरें जो मिलती हैं वो, या गूगल के ऊपर रिसर्च करके ये मैं बुलेट पॉइंट्स बना के वीडियो बना देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है मेरा पब्लिक की जानकारी का, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और मैं इसमें कोई पैसा लेना देना ना ही मैं किसी, अक्सर एक क्वेश्चन और भी आता है कि आप हमें किसी अच्छे कंसल्टेंट का नंबर बता दें। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं रेफर करता। केस हो गया तो दुआएं मिल जाएंगी, अगर केस किसी का खराब हो गया तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा। तो इसलिए मैं किसी को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं करता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद।